नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो प्रथम चैप्टर था आपका वो द्विध्रुवीयता का अंत था एवं दूसरा चैप्टर था सत्ता के समकालीन केंद्र। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर को आज पढ़ेंगे। यह तीसरा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से मुख्य मुख्य रूप से देश आते हैं? देखिए, भारत जो है वो भी दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना। तो ये सारे देश जो हैं ये दक्षिण एशिया के हिस्से हैं। ठीक है, आइए समकालीन दक्षिण एशिया को समझते हैं। परिचय देते हुए कहता है, अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलाव से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। ठीक है, तो इससे पहले हमने शीत युद्ध को देखा। शीत युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का जो है वर्चस्व बढ़ जाता है ना। तो इन सारी घटनाओं से अगर ध्यान हटाएं तो ध्यान देंगे अपने तरफ, अपने देश के आसपास वाले देशों पर, पड़ोसी पर, है ना। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो उठा। ठीक है, स्पष्ट है कि विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर भी गया। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजें होंगी, संघर्ष भी थे। इस सबसे बड़ा संघर्ष तो हमारा भारत पाकिस्तान के साथ था अपना। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद आज भी क्या है? कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बंटवारों को लेकर होने वाले झगड़े भी है। तो विद्रोह, विभिन्न प्रकार के विद्रोह, उसके अलावा जाति का संघर्ष ये हमेशा देखने को मिल जाता है। और संसाधनों के बंटवारे को लेकर के कई बार देश राज्यों के बीच भी कई बार क्या होते हैं? झगड़े होने लगते हैं। तो इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाले क्षेत्र है। ठीक है, वहीं आगे कहता है, साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध भी बन सकता है। अर्थात समृद्ध अर्थात धनी देश, है ना, खुशहाल देश, विकास विकसित देश बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों, ध्यान दीजिएगा, उनके बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। आगे कहता है कि दक्षिण एशिया की देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है ना। जैसे उनके अंदर, देश के अंदर जैसी घरेलू उनकी राजनीति रहेगी, उस हिसाब से जैसे राजनीति में जो भी सरकार बन के आती है, उन सरकार की अपनी एक नीति होती है ना। और उसी नीति के अनुसार वो दूसरे पड़ोसी देशों के साथ क्या बनाते हैं? रिश्ते बनाते हैं। तो बिल्कुल घरेलू राजनीति से इन झगड़ों के बाद ही ये तय होता है कि आपसी रिश्ते कैसे रहेंगे, अथवा वह इनके मूल में है। क्या? झगड़ा, है ना। कि जैसे आपस में सरकार बनाने के लिए तो राजनीति चलती ही है, तो इनके जड़ में होता है। और ये झगड़े के बाद फिर से नई सरकार बनती है और फिर वो नई सरकार यह तय करती है कि हमको पड़ोस के देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं। ठीक है, इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा भी की जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, है ना, इत्यादि के झंडे लिए हुए यहाँ पे एक तस्वीर दिखाया गया है इन महिला को। ठीक है, इस बारे में थोड़ा जान लीजिए। योगिनी डेलाक्रो ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ध्यान रखिए आप, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ठीक है, पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। यहाँ दिया गया चित्र उसी पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण है। रूपांतरण अर्थात सेम वही पेंटिंग नहीं है, मतलब उस पेंटिंग के जैसा ही दूसरा पेंटिंग है। ठीक है, ऐसे ही पेंटिंग बनाई गई थी। किसके द्वारा? येगिनी डेलाक्रो ने, उनके द्वारा। ठीक है, और सुभाष राय इनको रूपांतरण किए हैं इनका। अच्छा, लिबर्टी लीडिंग द पीपल का मतलब क्या है? लोग जो स्वतंत्रता है ना,
वो लोगों को क्या करती है, लीड करती है अर्थात रास्ता दिखाती है। कौन रास्ता दिखाती है, लिबर्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, तो हिमालय साउथ एशियन, जनवरी 2007 में छपी थी। द साउथ एशियन ट्रस्ट, नेपाल से लिया गया है। ठीक है, साभार। अब देखिए क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, क्या है दक्षिण एशिया, उससे पहले ब्रैकेट में कुछ दिया है, खुद करे खुद सीखे, तो आप इसको खुद ही करके देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है क्या है दक्षिण एशिया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ बड़े ही चाव से। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है ना। गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं, है ना। कि जैसे हमें पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी अच्छे रखने हैं लेकिन पूरी तरह विश्वास भी नहीं करना है, इसीलिए सद्भाव के साथ शत्रुता भी रहती है, साथ साथ आशा और निराशा भी साथ साथ रहती है कि यह उम्मीद है कि इनसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यह भी उम्मीद है, उम्मीद हमेशा क्या हुआ है, टूटता ही रहा है। चाहे भारत पाकिस्तान के रिश्ते को देख लीजिए उदाहरण स्वरूप, है ना। क्योंकि उम्मीद की जाती है कि संबंध बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कुछ इस तरह के क्रियाकलापों को कर देता है जिससे और क्या होती है, निराशा हाथ लगती है। इसके अलावा शंका और विश्वास ये भी साथ साथ ही बसते हैं। शुरुआत में हम एक बुनियादी सवाल से करें कि दक्षिण एशिया है क्या, तो अमूमन बांग्लादेश, भूटान, ध्यान रखिएगा, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। अब आप फिर से मैप निकाल लीजिए, पूरे चैप्टर में एक मैप रखिए जिसमें दक्षिण पूरा एशिया का मैप होना चाहिए, उसमें आप देखिए। ठीक है, कि यहाँ भारत दिखेगा, भारत से ठीक ऊपर देखिए दक्षिण पूर्व में भूटान दिखेगा। ठीक है, बांग्लादेश देखिए नीचे में दिखेगा वहीं पे पूर्व में ही। उसके बाद मालदीव देखिए ठीक दक्षिण में आपको बाईं तरफ दिख जाएगा। नेपाल आपको भारत के ठीक ऊपर में उत्तर में दिखाई देगा। पाकिस्तान आपको ठीक दक्षिण पश्चिम में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप मैप में देख लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं को हम कह रहे हैं क्या, दक्षिण एशिया। इन्हीं की कहानी चलने वाली है इस चैप्टर में। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो आसान बात है ये, तो मैप सामने रखिएगा। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उप महाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। अनूठापन मतलब भाई स्पेशल है ना। यहाँ की भाषा स्पेशल है, सामाजिक संरचना जो ढांचा है, जो संस्कृति है यहाँ की, वह भी अनूठी है, स्पेशल है, विशेष है, अलग तरह की है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग क्या किया जाता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय के अक्सर ये ऊपर है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपर्युक्त 7 देशों के लिए करेंगे। ठीक है, तो 7 देश मैं आपको गिना चुका हूं। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है ना। फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्या है, क्षेत्र है, एक एरिया है। अगर राजनीतिक धरातल पर देखें तो यह एक पूरा दक्षिण एशिया क्या है, एक क्षेत्र है जिसमें 7 देश बने हुए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एक सी राजनीतिक प्रणाली मौजूद नहीं है। इसके अलावा अनेक समस्याओं, ठीक है, अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद, अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटेन से कौन कौन आजाद हुआ था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत तो हुआ ही था, लेकिन साथ ही श्रीलंका भी उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का, तो वो भी आजाद हुआ था।
और दोनों ने अपने यहाँ आज़ाद होने के बाद किसको किसको जगह दी अपने यहाँ? लोकतंत्र को। ध्यान दीजिएगा। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपका पार्ट 2 है ना 12th क्लास का, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे भारत के लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, जैसे ही पुस्तक खत्म करूंगा वो चालू कर दूंगा। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा कैसा रहा है? लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो बांग्लादेश में शेख हसीना दिल्ली आई हुई हैं, है ना, और बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात हैं, नरसंहार हो रहा है वहाँ, है ना, अर्थात उपद्रवी जो है वो आम लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं वहाँ। चलिए देखते हैं हम। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में क्या रहा? लोकतंत्र कायम रहा, अर्थात 1991 की बाद की बात हो रही है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनजीर भुट्टो की थी, याद रखिएगा, और दूसरा कौन थे? नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ, अर्थात सेना की सरकार बन गई। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, अर्थात संविधान भी था और राजा भी थे। ठीक है ना, संविधान के आधार पर राजा शासन करते थे, और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। ठीक है, क्योंकि राजा ही प्रमुख था। 2008 में राजतंत्र को क्या किया गया? यहाँ पे खत्म किया, और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या हो गया? उभर गया। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है, अर्थात लोकतंत्र एक ऐसा मूल्य बना है जिसको सबने स्वीकार किया है ना। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। कहाँ? भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, जैसे नेपाल बना था, है ना। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा है, मतलब राजा भी है इसके हेड, और यहाँ पे क्या है? बहुदलीय पार्टी, मतलब बहुत सारी पार्टियां भी हैं, है ना, जिससे लोकतंत्र स्थापित है। दूसरा द्वीपीय देश कौन है? मालदीव, जो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत अर्थात बस वही राजा वाला सिस्टम। ठीक है, जो मुस्लिम राजा होते हैं उनको सल्तनत कहते थे, सल्तनत होती थी उनकी। 1968 में यह एक गणतंत्र बना, और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अध्यक्षात्मक और अर्ध-अध्यक्षात्मक इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, 11वीं कक्षा में बताए थे आपको। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक मतलब क्या होता है कि यहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है। कौन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। जहाँ हमारे यहाँ पर प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री प्रमुख है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो किसके प्रमुख है? वो प्रमुख हो जाते हैं संविधान के प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ राष्ट्र जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, वहाँ राष्ट्र का प्रमुख और साथ साथ वहाँ की सरकार का भी प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। ठीक है, अर्थात बहुदलीय प्रणाली को 2005 के जून में अपना लिया गया। ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। ठीक है, एमडीपी ने, जैसे हमारे यहाँ किसका दबदबा था शुरू से लास्ट तक? कांग्रेस का था, उस तरह से वहाँ एमडीपी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में क्या है? सहभागी है। अर्थात लोकतंत्र का रिकॉर्ड यहाँ मिला जुला कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र को सामान्य, ऐसा तो नहीं कि किसी भी शासन पद्धति को सभी पसंद ही करे। 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो लोकतंत्र को बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। इसीलिए तो लोकतंत्र है, स्थापित है।
इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में क्या है, सहभागी, अर्थात लोकतंत्र में जो चाहते होती हैं उनसे लोग जो है ना उन्हें पसंद करते हैं, अर्थात लोकतंत्र को पसंद करते हैं। कहाँ पे? दक्षिण एशियाई देशों में। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब एक सर्वे हुआ, लोगों से उनकी इच्छाएं जानने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षण में यह बात जाहिर हुई, क्या जाहिर हुई? कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है, अर्थात लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके यहाँ लोकतांत्रिक सरकार रहे, लोकतंत्र रहे। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। तो प्रतिनिधिमूलक क्या होता है कि भैया लोकतंत्र में तो शासन करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधि ही तो होते हैं। तो इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का क्या करते हैं लोग, समर्थन कर रहे हैं। ये सर्वे से हमें पता चला, ठीक है, और लोग अच्छा मानते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं, ठीक है, मैं ज्यादातर लोग, और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही क्या है, ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है, ठीक है। तो अब तक क्या माना जाता रहा है, ये माना जाता रहा है कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ धनी देशों में ही फल फूल सकता है। लेकिन दक्षिण एशियाई देशों ने इस धारणा को क्या किया है, गलत मतलब साबित किया है। कैसे? क्योंकि इन गरीब देशों में भी, जो भारत आज़ादी के बाद या श्रीलंका आज़ादी के बाद कैसा देश हुआ करता था, गरीब था, है ना, लेकिन यहाँ भी लोकतंत्र क्या रहा, सफल रहा। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है, अर्थात जो लोकतंत्र के बारे में लोग सोचते थे, जो डेमोक्रेसी के बारे में लोग सोचते थे, उनसे भी अलग सोच बनी है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र जो है वो धनी देशों में तो फल फूल सकता ही है, वो गरीब देशों में भी फल फूल सकता है, ठीक है। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया है मैप, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका दक्षिण एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया में देखिए मुख्य रूप से जो आपको दिखेगा कि लोकतंत्र को बेहतर कहाँ कितने लोगों ने माना है। तो बांग्लादेश में कितने लोगों ने कहा है, 69 लोगों ने कहा है, भारत में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37 और श्रीलंका में 71। अर्थात ये ऐसे समझिए कि 100 में से, प्रत्येक 100 में से 69 लोगों ने लोकतंत्र को बांग्लादेश में बेहतर कहा, है ना। कभी-कभी तानाशाही भी बेहतर है, 6 लोगों ने कहा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोकतंत्र रहे या कोई सरकार रहे, ठीक है। ऐसे लोग कितने हैं, ये 25 है लोकतंत्र। भारत के अपेक्षा से याद रखिएगा, भारत में देखिए 70% लोगों ने कहा कि लोकतंत्र बेहतर है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा 71%, ठीक है। और सबसे बुरा परिस्थिति कहाँ है, पाकिस्तान में, जहाँ 37% लोगों को ही लगता है कि लोकतंत्र बेहतर है। बाकी 49% लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो सेना की सरकार हो या लोकतंत्र की सरकार हो, उन्हें उन्हें उन सरकारों ने वहाँ की जनता को निराश ही किया है, इसलिए उम्मीद नहीं है ना, किसी सरकार में। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है, ठीक है। आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है, ये आप बताइए, है ना। तो हमारे देश के लिए तो लोकतंत्र बहुत उपयुक्त है ना। आप देखिए कि दक्षिण एशिया में देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश में देखिए मुख्य रूप से, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, देखिए यहाँ कुछ लोग मानते हैं बहुत उपयुक्त है, कुछ लोग मानते हैं नॉर्मल है, उपयुक्त है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ एक और आंकड़ा दिया हुआ है। आंकड़ा क्या है, ये विकासशील देशों का आंकड़ा है, जिसमें दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि का आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आयु इसमें दिया है जन्म के समय आयु प्रत्याशा, ठीक है। आयु प्रत्याशा क्या होता है, देखिए, एक व्यक्ति जितना जीता है ना, जितना उम्र तक जीता है, वो कहलाता है उसका आयु प्रत्याशा, ठीक है। तो भारत में आयु प्रत्याशा कितनी है, 68.8%, मतलब 68 साल 8 महीने लोग जो है ना, एवरेज औसत लोग जीते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में 66.6 है। तो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है कि कहाँ पे ज़्यादा उम्र तक लोग जीते हैं, तो वह है श्रीलंका में, ठीक है। इसके बाद दिया है वयस्क साक्षरता दर। वयस्क मतलब जो एडल्ट, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के, या 15, ऐसे समझिए, यहाँ दिया है 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, वो कितने मतलब साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, कितने प्रतिशत। तो उसमें सर्वाधिक कहाँ का है, तो आप ऐसे समझिए श्रीलंका का ही, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ का है, श्रीलंका का है।
और सबसे कम कहाँ पे होगा, तो नो डाउट कहाँ का है, 57% पाकिस्तान का। ठीक है। इसके अलावा आया है क्या, विद्यालयी नामांकन अनुपात, विद्यालय में कितने बच्चे, माध्यमिक विद्यालय अर्थात 8वीं तक कक्षा तक कितने बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ये श्रीलंका में, और सबसे कम नो डाउट सीधे सीधे पाकिस्तान। ठीक है। इसके अलावा जीडीपी देख लीजिए, तुलनात्मक क्रय शक्ति अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पढ़ाया गया था आपको कि कोई देश जो है कितने किसी देश के पास कोई देश कितने आमदनी करता है, कितने कमाता है, या कितनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, वही वस्तुएं तो बाहर के बाजारों में बेचता है दूसरे देशों में, और इससे उसका क्या तैयार होता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात किसी देश की जो पूर्ण आय है, टोटल आय है, वो किससे बनती है, बनती है वहाँ के वस्तुओं के उत्पादन से, है ना। उसके अलावा वहाँ जो टैक्स मिलते हैं, कर मिलते हैं, जैसे सेवा कर हो गया, है ना, उन सबको मिलाकर जीडीपी बनता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो श्रीलंका आगे दिख रहा है, ये पुराना डाटा है याद रखिएगा, अभी तो भारत आगे निकल चुका है। ठीक है। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चे पर कितने लोग, तो इसमें सबसे अ, जो बुरी स्थिति है वो कहाँ की है, नो डाउट फिर से पाकिस्तान, है ना। सबसे अच्छी स्थिति कहाँ की है, श्रीलंका की। ठीक है, वहाँ 8 ही बच्चे मरते हैं प्रति 1000। इसके अलावा आते हैं टीबी का फैलाव, है ना, प्रति लाख जनसंख्या में। तो टीबी एक बीमारी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बीमारी क्या करता है, देश को पीछे ले जाता है। तो प्रति लाख जो है जनसंख्या पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सब परसेंटेज में दिखाया जा रहा है, आप इसको और देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आइए चैप्टर पर आते हैं। यहाँ एक घटनाक्रम दिया है। ठीक है, तो घटनाक्रम को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया का घटनाक्रम को समझा रहा है 1947 से लगातार, क्योंकि 1947 में ही मुख्य रूप से जो भारत दक्षिण एशिया का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। ठीक है। 1948 में श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन, उस समय किस नाम से जाना जाता था, सिलोन। सिलोन वहाँ पत्थर होता है, देखिए सिलोनी एक पत्थर होता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए शायद सिलोन कहा जाता था। तो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई 1948 में हुई। ठीक है। 1954-55 में क्या घटना घटती है कि पाकिस्तान शीतकालीन युद्ध सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ, पाकिस्तान, याद रखिएगा, जो शीतकालीन युद्ध चल रहा था उसमें। सितंबर 1960 भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध, याद होगा, ये वो समय था जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। इसी समझौते में ताशकंद में अ, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कहा जाता है कि उनके रसोइये ने उनको उसमें जहर दे दिया था, जो बाद में पाकिस्तान चला गया, है ना, भाग गया था पाकिस्तान, वो पकड़ाया नहीं था। इसके बाद शेख मुजब्बुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा था, इसी समय 1966 में। ठीक है। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा की गई, है ना, कि हम जो पाकिस्तान है उससे हम अलग होकर नया देश बना रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर क्या किए, दस्तखत किए। ठीक है, याद रखिएगा। मैत्री संधि कब हुई थी, 1971 में। किससे किसके बीच हुई थी, भारत और सोवियत संघ के बीच में हुई थी। दिसंबर 1971 में क्या होता है, भारत पाक युद्ध फिर से होता है और बांग्लादेश की क्या होती है, मुक्ति हो जाती है। अर्थात दिसंबर में भारत पाक जो है वो बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना जो बांग्लादेश की सेना थी उसके साथ मिलकर युद्ध करा, और भारत ने उसको क्या किया, आज़ादी दिला दी बांग्लादेश को। जुलाई 1972 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, 1972 में। ठीक है। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, याद रखिएगा, जो फेल हो गया था बेसिकली। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए, है ना, मतलब भारत क्योंकि 71 में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान से बेसिकली पूरी पाकिस्तान अलग होकर नया देश बन गया था बांग्लादेश, तो रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन कूटनीतिक संबंध, उसको देखिए, कूटनैतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध उससे कहते हैं जब हमें पता है कि अगला जो है हमारा विरोधी है, इसके बावजूद हमें संबंध अच्छे बनाए रखने हैं और दुनिया को दिखाना है कि हम दोनों जो है
साथ साथ चल रहे हैं, तो ये सब कूटनीतिक संबंध बोलते हैं। आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना। दिसंबर 1985, ठीक है, दिसंबर 1985 में क्या होता है, दक्षेस, ठीक है, जिसको सार्क कहा जाता है, सार्क, सार्क ऐसे समझ लीजिए आप, SAARC, इसको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में पूरे रूप से, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन, है ना, तो ये आपको पढ़ाएंगे, आपको इस चैप्टर में डिटेल में भी, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए, कहता क्या है कि दक्षेस के पहले सम्मेलन कहाँ हुए थे, याद रखिए ढाका, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था दक्षेस का। यह देशों का एक समूह है, इसमें दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में क्या हुआ, अभियान चला था इसी में, जो श्रीलंका में जो विद्रोह चल रहा था ना, मुख्य रूप से जो वहाँ के लिट्टे प्रमुख जो वहाँ पे संगठन थी, ठीक है, और वहाँ तमिल और सिंगली के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में शांत कराने के लिए, ठीक है ना, भारत ने क्या भेजा था, सेना भेजी थी, ठीक है, 87 में। 1988 में क्या हुआ था, मालदीव में भारत के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ क्या की, सेना भेजी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर क्या किया, हमला न करने के समझौते पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, हालांकि ये कागजी ही होते हैं। 1988 से 91 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। कब, 1988 से 91 में, ठीक है। 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन हुए, फिर से ढाका में ही हुए, और आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि, इसको क्या बोलते हैं, साप्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साप्टा, पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। दिसंबर 1996 में क्या होता है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फड़क्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। फिर मई 1998 आता है, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर कहाँ गए, लाहौर गए थे, जो पाकिस्तान में पड़ता है, तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने मतलब हर संभव प्रयास किए हैं, पर कहते हैं ना, जिसके जैसे संस्कार, है ना, बबूल के पेड़ में फूल कहाँ से आएंगे, जब कांटे बोए जाएंगे बच्चों में, तो बड़े होकर के क्या करेंगे, दूसरों को चुभेंगे ही, तो इसलिए संस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी देश आप देखेंगे, कोई भी देश अगर वहाँ की जनता अगर बहुत खुश है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि वहाँ के जो नई जनरेशन है उसमें संस्कार अच्छे बोए गए हों, ठीक है। जून जुलाई 1999 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध होता है, याद रखिएगा, ये तीसरा युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान के बीच का, पहला 62, दूसरा 65, और तीसरा 1999 में। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 युद्ध हुए थे, लेकिन आपको 1971 वाले युद्ध को युद्ध न मानकर ये कहा जाता है कि भारत ने बांग्लादेश की सहायता की थी, ठीक है, सहायता की थी। जुलाई, क्योंकि डायरेक्टली वो पाकिस्तान से युद्ध तो हुआ नहीं। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल हो गई, ठीक है। तो जुलाई 2001 में क्या हुआ, वाजपेयी जी और मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सेना के हेड थे, ठीक है, और ये पाकिस्तान के क्या बोलते हैं उसको, सत्ता पर आसीन हो गए, और बाद में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल हो गई थी। असफल अर्थात दोनों एक दूसरे की बात से क्या हुए थे, विरोधाभास में पड़ गए थे। फरवरी 2004 में क्या हुआ, 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है, कि जो दक्षिण के जितने भी देश हैं उनके बीच में खुला व्यापार होगा, ठीक है, टैक्स नहीं लिए जाएंगे। 2007 अफगानिस्तान दक्षिण का सदस्य बना, जो अफगानिस्तान है वो भी दक्षिण का सदस्य बन गया। नवंबर 2014 में 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ, काठमांडू नेपाल में हुआ था, ठीक है, 18वां, 2014 में आखिरी, तो वहीं तक का डाटा दिया है। आइए इसे समझते हैं। पाकिस्तान और में सेना और लोकतंत्र, अब देखिए कहानी वाइज इसको समझिए, आसान है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, तो दोनों का हमेशा क्या रहा है, तनातनी रहा है। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी, ध्यान रखिएगा, और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन थे, जनरल अयूब खान। असल में जनरल लगता है सेना के जो अधिकारी, सबसे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, उनके नाम क्या क्या लगता है, जनरल लगता है। इन्होंने शासन वहाँ की जो थी, जो नेताओं के हाथ में थी, उसको अपने हाथ में ले लिया और जल्दी ही अपना क्या किया है, निर्वाचन भी करा लिया, चुन ले, कि हम चुन लिए गए हैं, आप लोगों का क्या है, हेड है।
उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता क्या हुआ, साफ हुआ, क्योंकि सरकार तो थी नहीं। ठीक है। और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। मतलब एक जनरल जा रहा है तो दूसरा जनरल आ रहा है। याहिया खान की सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। अर्थात 1971 में जब भारत ने सहायता कर बांग्लादेश को आज़ादी में सहयोग किया था, तो उस दौरान याहिया खान ही क्या थे, वहाँ के हेड थे। कहाँ के, पाकिस्तान के। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, याद रखिएगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, आसान है। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी, जो 1971 से 1977 तक कायम रही। ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक, 1971 से 1977 तक कायम रही। कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये निर्वाचित सरकार है, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित अर्थात चुनाव हुए थे। ठीक है, पाकिस्तान में 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को क्या किया, गिरा दिया। फिर से नया एक जनरल आया और उसने सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा, है ना। जो लोकतंत्र के समर्थक लोग थे उन्होंने आंदोलन चलाया 1982 के बाद, और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। ठीक है। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। मतलब ये दो पार्टी, एक पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, है ना, पीपीपी बोलते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और एमएल अर्थात मुस्लिम लीग, ये दोनों आपस में क्या करती रही, लड़ती रही सत्ता के लिए। ठीक है, इन्हीं कभी इनके हाथ में कभी उनके हाथ सत्ता जाती रही। और ये दोनों क्या थे, ये दोनों पार्टियां थी, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार रही समय तक। निर्वाचित लोकतंत्र को यह अवस्था 1999 तक कायम रही। ठीक है, 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, नवाज शरीफ, जो लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री थे, उनको हटा दिया। और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया कि मैं ही पाकिस्तान का क्या हूँ, सबसे बड़ा हेड हूँ, राष्ट्रपति हूँ। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए। ठीक है, चुनाव हुए। 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। मतलब 2008 तक फिर से वही जनरल परवेज मुशर्रफ का उनकी सरकार रही। ठीक है, 2008 के से फिर क्या हुआ, फिर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ना। अब देखिए यहाँ क्या है, भूस्वामी, जो जो भू लैंड माफिया है, जो जमीनों के मालिक है, पैसे वाले हैं। और दूसरे कौन, धर्मगुरु। ध्यान दीजिएगा, तो ये सरकार अगर धर्मगुरु चलाएगा, सोचिए आप, इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना रह पाएगी क्या, नहीं ना। फिर तो धर्मगुरु अपने ही धर्म को के वर्चस्व को कायम करने के लिए सरकार पर क्या करेगा, बाध्यता बनाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ से स्थापित रह पाएगी। इसकी वजह से कई बार इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, तो हमेशा से रहती है, इतने सारे युद्ध हो चुके हैं। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हैं और अक्सर ये समूह दलील देते हैं, दलील अर्थात यह क्या बोलते हैं, कारण बताते हैं क्या, कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में क्या है, खोट है। मतलब जो पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है और पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसी में खोट है, उसी में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए यहाँ सेना समर्थक जो है दल ज्यादा मजबूत है। ठीक है, ऐसा ही कारण दिया जाता है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन अर्थात अपने लाभ के लिए काम करना, तथा लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, है ना। ये कौन बताते हैं, ये सेना कहती है कि भैया हम तो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो धमा चौकड़ी है, इससे पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और सुरक्षा तो हम ही करेंगे, ये कारण देते हैं सेना। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं और लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। ठीक है,
तो आज तक तो लोकतंत्र सफल सफल हुआ नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास भी नहीं लोकतंत्र में। लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह नष्ट हो गया है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानव अधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। ये तो कहने की बात है, एनसीईआरटी पता नहीं कैसे कहता है, ठीक है। ये जो स्थिति है बहुत बुरी है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तब मिलेगा जब अंदर आप मौजूद होंगे, ठीक है ना। बाहरी तभी आपकी सहायता कर पाता है जब स्वयं मौजूद होते हैं। जब वहां के लोगों को ही लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलकर भी क्या हो जाएगा। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने आप को स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को क्या किया, बढ़ावा दिया, है ना। क्लियर है कि जब पाकिस्तान की अमेरिका से दोस्ती थी, उस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया लोकतंत्र की जगह। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए, ठीक है। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर क्या होता है, पाकिस्तान को ये जो पश्चिम के देश हैं, ठीक है, दक्षिण एशिया में पश्चिम के हितों का रखवाला मानते हैं कि हमारा सपोर्ट करने वाला कोई दक्षिण एशिया में कोई देश है तो वो कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। बांग्लादेश में लोकतंत्र, आइए देखते हैं। अच्छा यहाँ पे है दिया कुछ, ठीक है। अब देखिए ये एक छोटा सा आप है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक कौन, परवेज मुशर्रफ। इनकी दोहरी भूमिका की और यह कार्टून संकेत करता है। कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान से पढ़े और कार्टून के संदेश को लिखे। तो आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिलहाल मैं आइडिया देता हूँ। देखिए ये सेना है, ठीक है, और ये कौन है, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ऐसे देखिए कि ये कह रहे हैं कि मेरे में से अगर सेना निकाल दो तो कोई जीरो बचेगा, मतलब इनकी वैल्यू 1 और इसकी 1 हो गई। लेकिन यही चीज़ जब बोलते हैं कि सेना से जब आप इनको निकालते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अर्थात सेना को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस देश में, जबकि सेना और लोकतंत्र दोनों को समान मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र है और सेना है, दोनों की समान वैल्यू है, ठीक है। लोकतंत्र देश चलाता है और सेना जो है सुरक्षा करता है। लेकिन अगर लोकतंत्र से सेना को निकालते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। लेकिन यही उल्टा हो रहा है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि सेना जो है उसमें से लोकतंत्र निकालिए फिर भी 1 बचेगा। मतलब ये दोहरी मापदंड हुआ कि नहीं दोस्त, दोहरी मापदंड हो गई। जबकि अगर देखा जाए तो सेना और लोकतंत्र दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1-1 है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, तो ये दोहरा मापदंड है, ठीक है। बांग्लादेश में समझते हैं लोकतंत्र को, आइए देखते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ठीक है। अंग्रेजी राज्य के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। अर्थात देखिए जो भारत है आपका, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप ऐसे देखिएगा कि ऐसे देखिएगा, जो आपका जो भारत है ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक रफली बना देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। तो ऐसा हुआ था कि ये जो पाकिस्तान है इसे कहा गया पश्चिम पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिम में था, और पूर्व में कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब यही पूर्वी पाकिस्तान जब 1971 में आज़ाद हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया गया, बांग्लादेश रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुख्य भाषा क्या थी, बंगाली थी, ठीक है। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे क्या थोप रहे थे, अपनी भाषा थोप रहे थे, कौन सी भाषा, उर्दू, है ना। तो विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे, ठीक है। क्लियर है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है ना, पूर्वी पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं थे, ठीक है। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्याय उचित प्रतिनिधित्व, है ना, कि न्याय के साथ जो उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
जनता ने कहा कि भैया प्रशासन में हमको क्या मिलना चाहिए, राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले, है ना, उसकी मांग उठाई। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, है ना, जो पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पश्चिमी पाकिस्तान से चुने जाते थे, इलेक्शन होता था पूर्वी पाकिस्तान में भी, लेकिन प्रधानमंत्री चुने जाते थे हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के। और पूर्वी पाकिस्तान क्या था, उनका एक राज्य था। जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, याद कीजिएगा, कौन, शेख मुजीबुर रहमान। अब देखिए होता क्या है कि चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो है, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वहाँ पे जो पार्टी थी वही चलाना चाहती थी सत्ता। और जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ के नेताओं की एक नहीं सुनी जाती थी, ठीक है, जबकि वो भी टैक्स देते थे, तो इसलिए विरोध हो गया था, ठीक है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों के लिए स्वायत्ता की मांग की थी, याद रखिएगा। क्या की उन्होंने, मुजीबुर रहमान जिस मतलब पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष सब कर रहे थे, पाकिस्तान का जो मालिकाना हक था और वो जो अपना जबरदस्ती का वर्चस्व बनाए हुए था, उससे खिलाफ क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध के जो नेता थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। और पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग की इन्होंने, है ना, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके लिए स्वायत्ता, स्वायत्ता अर्थात कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकें, कि आप तो हमारी सुनते नहीं है, तो आपके साथ क्यों रहे हम। शेख मुजीबुर रहमान, ध्यान दीजिएगा, के नेतृत्व वाली अवामी लीग, याद रखिएगा पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग, पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग, को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली, मतलब मुजीबुर रहमान को फुल सपोर्ट मिला, ठीक है ना। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए जो संविधान है प्रस्तावित संपूर्ण पाकिस्तान के लिए, उसमें बहुमत किसको मिला, मुजीबुर रहमान को। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो लीडर थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। अर्थात हमेशा जो प्रधानमंत्री बनता आया है, वो कौन आया है, पश्चिमी पाकिस्तान के ही लीडर आए हैं। तो अब पूर्वी पाकिस्तान के लीडर कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इस तरह से ये भावना थी, ठीक है। और ये जो जनता ने मुजीबुर रहमान को जिताया था, अवामी लीग के जो लीडर थे, तो इसको मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो शेख मुजीब को क्या कर लिया गया, मानने से मना करके गिरफ्तार कर लिया। अब जो जीता हुआ नेता है उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन, अब देखिए इंपॉर्टेंट, अब ये मामला और बिगड़ता चला गया। जो पाकिस्तानी सेना थी, वो जनता के आंदोलन, जब जनता आंदोलन करेगी ही, आप उसके नेता को गिरफ्तार कीजिएगा, तो उसको कुचलने की कोशिश की, और हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, और अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिए पाकिस्तान, ठीक है। और महिलाओं का बलात्कार वगैरह, मतलब बहुत बुरा विभत्स स्थिति थी, ठीक है। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग कहाँ चले आए भागकर, भारत चले आए, ठीक है। देखिए अपने ही देश में ये लोग शरणार्थी हो रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या क्या हुई, आन पड़ी। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का क्या किया, समर्थन किया, और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी, ठीक है, क्लियर है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने समर्थन दिया कि ठीक है, आप लोग को आज़ादी मिलना चाहिए, ठीक है, और धन से भी और सैन्य से भी क्या की, सहायता की। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया, है ना। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया, उसमें बताया कि हम जो है कैसे देश है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी। हालांकि आज आज जो घटना घट रही बांग्लादेश में, इससे नहीं लगता है कि यहाँ की जो नई पीढ़ी है, ठीक है, वो सही से पोषित हुई है, ठीक है। क्योंकि आज भी जो घटनाएं घट रही हैं वो विभत्स करने वाली घटनाएं। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया, और संसदीय प्रणाली की जगह इसको अपनाया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली, ठीक है, क्लियर है। अर्थात बांग्लादेश का कोई हेड होगा, ठीक है। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को, उनकी पार्टी थी अवामी लीग, उसको छोड़कर अन्य सभी पार्टियों क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो फिर से वही कहानी है ना, कहानी वही है, मतलब घूम कर गए फिर वहीं पे अटक गए। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति फिर क्या हो गई, पैदा हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। 1975 में अगस्त में सेना ने इनके खिलाफ बगावत कर दी,
और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों क्या हो गए, मारे गए। ठीक है। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। तो सैनिक शासक कौन था, जियाउर रहमान, इसने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में 1979 के चुनाव में क्या हुए, इनको जीत मिली। ठीक है। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी क्या है, जनरल है। ठीक है। तो वही कहानी दोहराई जा रही है जो पाकिस्तान में हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आ गया। अब इससे पहले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ कुछ दिया था, देखिए यहाँ पर, यहाँ बांग्ला में लिखा है, आपको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे में जो लिखा है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 1987 में जनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी एक चित्रमाला, ठीक है, उसकी पीठ पर अंकित है गणतंत्र मुक्त पाक। दीवार पर लिखा है जय बांग्ला, जय जगबंधु, विप्लव वीर ही सच्चे इंसान हैं और क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है, जैसे नारे लिखे हुए हैं। ठीक है। ये शाहिदुल आलम ड्रिक से साभार लिया गया है। ठीक है, वहां से चित्र लिया गया है। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में क्या हुआ, फिर से छोड़ना पड़ा। मतलब वहां की राजनीति भी अस्थिर रही, आप साफ साफ देख रहे हैं ना। 1991 में चुनाव फिर से हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित, अर्थात बहुत सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। ठीक है। तो 1991 के बाद से फिर ये स्थिरता आई है। ठीक है, जहां बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, देखिए दोनों देखते हैं। तो अब तक हम किसको पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीसरा और दक्षिण एशियाई देश नेपाल को देखते हैं। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा, अर्थात संविधान के आधार पर राजा काम कार्य करते थे। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, है ना, कि शासक को और ज्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह क्या हो गई, बंद हो गई, अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। ठीक है, कब, 1990 में, ध्यान दीजिएगा। कैसा संविधान, लोकतांत्रिक संविधान। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा है। ठीक है। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। ठीक है। कौन, नेपाल के माओवादी, याद रखिएगा। माओ कौन, किसको मानते हैं, माओ से तुंग को, याद रखिएगा। ठीक है, माओ से तुंग जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्सा थे, याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। शस्त्र मतलब शस्त्र हथियार के साथ विद्रोह, शांति से नहीं। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। ठीक है। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। ठीक है। त्रिकोणीय कैसे, 3 गुट इसमें शामिल है। पहला कौन, माओवादी। ठीक है। दूसरा कौन, लोकतंत्र समर्थक। तीसरा कौन है, राजा की सेना। तो इन तीनों के बीच में। ठीक है। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को क्या किया, गिरा दिया। ठीक है। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने क्या किया, पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक है। अप्रैल 2006 में फिर क्या होता है, यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन फिर से प्रदर्शन हुए। मतलब जो लोकतंत्र को समर्थक करते थे उन्होंने पूरे देश में 2006 में अब फिर से क्या किया, प्रदर्शन किया। संघर्षरत अर्थात लोकतंत्र समर्थक ने जो संघर्ष कर रहे थे, इन लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया। ठीक है, कि संसद को फिर से हम शुरू करते हैं, जबरदस्ती किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था, है ना। तो 2006 में फिर शुरू कर दिया गया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व
7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। मतलब 7 पार्टियों ने मिल करके जो है क्या किया, नेतृत्व किया था इस गठबंधन को, मतलब सरकार को। इसमें माओवादी भी शामिल थे और बाकी सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। आमद मुकम्मल हुई है मतलब लोकतंत्र की जो चाहत थी, जो लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, वो अब सफल हो गई है। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था। मतलब नेपाल के लोग ही, कुछ लोग जिनका विश्वास था पुरानी प्रथा में, वो मानते थे कि राजा का पद बना रहना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना ठीक है, लेकिन अलंकारिक अर्थात नाम के लिए ही सही राजा का पद बना रहे, ताकि नेपाल अपने अतीत से भी जुड़ा रहे। ठीक है। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। अर्थात जो, ऐसे समझिए कि क्या चाहते थे माओवादी, कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना, अर्थात समाज में जो मेन जो है, मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं, जो निचले तबके के जड़ वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक पुनर्रचना हो। मतलब उनके समाज में क्या क्या किया जाए, उनका आर्थिक रूप से उनकी तरक्की कराई जाए, और इस प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए जिससे उनकी तरक्की हो। ठीक है। इसके बाद 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी, याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही बहुत सारी पार्टियां आती हैं, फिर उन गठबंधन में ये समस्या तो नॉर्मल है। ठीक है, कि सभी के विचार नहीं मिलेंगे। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत सशंकित थे। सशंकित मतलब शक में थे कि, है ना, कि भारत सरकार किस प्रकार के कदम उठाएगी, क्योंकि भारत से सब सटा हुआ नेपाल है। ठीक है। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य पूरी तरह बन गया। मतलब राजा पूरी तरह से राजतंत्र का किया, खत्म कर दिया गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। ठीक है। लोकतंत्र में जातीय संघर्ष, बिल्कुल, कहाँ पे, सॉरी, लोकतंत्र कर रहे हैं श्रीलंका में। ठीक है। और लोकतंत्र की स्थापना ही देखते हैं। हम देख चुके हैं, हम 9th में ही पढ़े थे इससे पहले, आपको याद हो, 9th में भी आप लोग राजनीति शास्त्र में बिल्कुल पढ़े होंगे कि किस प्रकार से वहाँ सिंघली और जो है आपको तमिल भाषा वाले के बीच में संघर्ष हुआ था। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 में मिली थी श्रीलंका, याद रखिएगा, 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली है। उसके बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। ठीक है। आजादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाले को दबदबा था। मतलब जो सिंघली समुदाय था ना, सिंघली समुदाय मुख्यतः इनका ही दबदबा था। ये कैसी थी, बहुसंख्यक थी, इनकी संख्या अधिक थी। कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी। कौन? ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। कौन? सिंघली समुदाय है। ठीक है। श्रीलंका जो छोड़ करके तमिल जो है, तमिल भाषा वाले, ये कहाँ आकर बस गए थे, श्रीलंका। कब, कौन बसाया था इनको? अंग्रेज लोग बसाए थे। जब वहाँ के चाय बागानों में काम करने के लिए जब दक्षिण भारत से लोगों को ले गए जो तमिल भाषा बोलते थे, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वहीं बस गए। अब उनको 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, तो फिर वहीं रह गए। तो वो अपने अधिकारों की मांग वहीं करने लगे। ठीक है। तो सिंघली का कहना था कि ये बाहरी हैं, इनको पूरे अधिकार नहीं मिलने चाहिए जितना हमें मिलते हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी क्या हुआ, जारी रहा। सिंघली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। कोई रियायत मतलब उनको कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। मतलब तमिल लोग बोलने लगे कि हमें एक नया राष्ट्र बनाना है। 1983 याद है, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था,
इसके बाद से उग्र तमिल संगठन, नाम क्या है, लिट्टे नाम है, लिट्टे, फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसको बोलते हैं लिट्टे, है ना, LITTE। श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, कौन, यही लिट्टे ग्रुप, ठीक है। श्रीलंका की सरकार की जो सेना थी उसके साथ संघर्ष कर रहा था क्योंकि ये अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी। नाम क्या बोला, तमिल इलम। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका का जब मैप देखेंगे आप तो श्रीलंका जो है, मैप श्रीलंका छोटा तो है ही एकदम, ठीक है, इस प्रकार मोती के समान है, ठीक है। तो इसके जब श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर देखेंगे, अर्थात इस हिस्से पर देखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या कि लिट्टे का नियंत्रण है इस क्षेत्र पर। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है क्योंकि भारतीय ही तो जाकर वहां बसे हैं, तमिल। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है ना, जो भारत में रहने वाली तमिल जनता है वो भारत सरकार दबाव बना रही है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सरकार सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश भी की, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र में दोनों जगह एक ही महिला है, ये महिला और ये महिला दोनों एक ही है, ठीक है। ये दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लोकतंत्र समर्थक, नाम क्या है, दुर्गा थापा, को लोकतंत्र बहाली की एक रैली काठमांडू में 1990 में भाग लेते हुए दिखाया गया है, ठीक है, पहले चित्र में। वहीं ये पहली चित्र है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। और दूसरी तस्वीर 2006 की है, ये वाली, ठीक है। इसमें भी दुर्गा थापा को दिखाया गया है, लेकिन इस बार वे लोकतंत्र बहाली के दूसरे आंदोलन की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहा, अब लास्ट पर रहे थे कि श्रीलंका से सरकार से भारत सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। मतलब भारतीय सरकार ने डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट दे दिया। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता भी किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया, ठीक है। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया, ठीक है। जो भारतीय सेना थी उनको श्रीलंका की जनता ने क्या किया, कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में क्या कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है ना। सरकार तो मान गई लेकिन जनता ने नहीं माना, जनता बुरा मान गई, ठीक है। कहाँ की, श्रीलंका की। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना क्या की, वापस बुला ली थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें राजीव गांधी सरकार में थे। राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे वो थे प्रधानमंत्री समय। तो 1989 में क्या किया उन्होंने, शांति सेना जो भेजी थी वहां शांति स्थापित करने के लिए, तो लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला ली। श्रीलंका ने इस संकट का हिंसक चरित्र था। श्रीलंका में जो ये संकट आया था, तो ये संकट से कैसा चरित्र वहां पर निर्माण हो गया था, हिंसक, मतलब ये हिंसा का रूप ले चुका था। लिट्टे से लेकर के जितने ग्रुप समुदाय थे आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे अपनी अधिकारों के लिए, मांगों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय देश भी ये चाह रहे थे कि इनके बीच क्या रहे, शांति स्थापित रहे। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, है ना, जो हथियार के साथ संघर्ष हो रहा था वो समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया है। जो लिट्टे जो संस्था थी जो अपने अधिकारों की मांग कर उसको खत्म कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति है ना, समुद्र के बीचों बीच, इसके आसपास जो पर्यावरणीय स्थिति है, इससे इसने विकास का स्तर को अच्छे से हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है, ठीक है, याद रखिएगा। जो जनसंख्या की वृद्धि दर है इस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण बनाए रखने में विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम स्थान पर है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। उदारीकरण करना मतलब अपने देश के रास्ते खोले थे। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें श्रीलंका ही वो देश था जिसने सबसे पहले
जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दूसरे देशों की, उनको अपने यहाँ बुलाया था, उदारीकरण की नीति को अपनाया था, है ना, जिससे भारत ने 1991 में अपनाया, है ना। गृह युद्ध के गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है ना। अब ये क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, तो पता ही है आपको, जीडीपी बताया गया है अभी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा समझिए कि प्रति व्यक्ति अर्थात कि हर एक व्यक्ति यहाँ बाकी देशों से ज्यादा जो है वो आमदनी करता है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी, झंझावात क्या होता है, देखिए जैसे तरित झांझा होता है ना, जब आता है तो पूरा हिला देता है, वैसे ही यहाँ संघर्ष हुए तो श्रीलंका पूरी तरह हिल गया था। उसको झेल कर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम कर रखी है, ठीक है। भारत पाकिस्तान संघर्ष इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत पाकिस्तान संघर्ष को समझिए। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे में बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, याद होगा। तो शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए थे। शीत युद्ध तो किसी अन्य अन्य क्षेत्र में था, वहां पे तो संघर्ष तनाव समाप्त हुए थे, लेकिन इस क्षेत्र में भी संघर्ष जो चल रहे थे शुरू से, वो एज इट इज रहे, ठीक है। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इसी वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है, ठीक है, कि आसपास कोई भी समस्या अगर होती है तो भारत से हो गुजरती है, कि भारत बीच में है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष, मतलब जो हर तरह से सबको प्रभावित किया हो, सर्वग्रासी मतलब जो सबको सभी समस्या से प्रभावित हुए हों, ऐसा संघर्ष किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े थे, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में 47 से 48 तक तथा 1965 में तथा 1948 के युद्ध में फलस्वरूप, ठीक है। देखिए 1965 में युद्ध के एक सेकंड रुकिएगा। 1965 के युद्ध से इस मसले पर समाधान नहीं हुआ, मतलब युद्ध तो बहुत सारे हुए लेकिन समाधान कभी नहीं हुआ है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, अर्थात पाकिस्तान ने कश्मीर पर के उस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जबकि दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है, या नियंत्रण सीमा रेखा मतलब एलओसी जिसको बोलते हैं, कि सीमा, उस सीमा रेखा के उधर पाकिस्तान, दूसरा क्या, भारत। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, ठीक है, लेकिन कश्मीर सब मसला अनसुलझा ही रहा, मतलब कश्मीर को नहीं सुलझाया। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रहती है, तनातनी बनी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए, ठीक है। याद होगा 1998 का परमाणु परीक्षण भारत पाकिस्तान दोनों ने किया था, दोनों सफल रहे थे। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया, मतलब जो आप देख रहे थे ना, जो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में दिख रहा था, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ का, वो होड़ अब किसके बीच में देखने को मिलने लगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए, ठीक है। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं, है ना, कि दोनों का जो है कि दोनों सैनिक अपने अपने सैनिकों को बढ़ा रहे हैं, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका क्या हो गई, कम हो गई। अब युद्ध कम कैसे हो गई, क्योंकि दोनों के पास क्या आ गया, परमाणु हथियार आ गया, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा कुछ बोल रहा है, कश्मीर मसले पर होने वाली बातचीत ऐसी जान पड़ती है मानो भारत और पाकिस्तान के शासक अपनी जायदाद का झगड़ा निपटा रहे हो। कश्मीरियों को इसमें कैसा लगता होगा, बिल्कुल बुरा ही लगता होगा, ठीक है। तो अच्छा, युद्ध की आशंका कैसे कम हो गई, देखिए मजबूत लोग जो है ना आपस में युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दूसरे पर हमला करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, और इसलिए युद्ध की समस्या टल जाती है, इसलिए मजबूत रहना अच्छा है। भारत पाक के रिश्ते का ये है, आपको बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों तक की भूल भुलैया तक, है ना। ये बंकर मतलब क्या होता है, बंकर से कौन लड़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं ना, ठीक है। ये बंकर होते हैं, सैनिक के पीछे, इसके पीछे छिप जाते हैं और लड़ते हैं। तो वही लड़ते लड़ते फिर बातचीत तक पहुंच गए हैं। इधर मनमोहन सिंह है, इधर दूसरे
पाकिस्तानी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन देखिए, दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को कैसे देखती रही हैं? संदेह की नज़र से। दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती रही हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है और लगातार एलओसी पर तो पाकिस्तान के सैनिक जो है लगातार गोलाबारी करते ही रहते हैं। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, जो कश्मीर के उग्रवादी लोग हैं अर्थात कश्मीर में हिंसा फैलाना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान सरकार क्या करती है? हथियार उपलब्ध कराती है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देती है और धन देती है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। आरोप क्या है? ये तो सच है। ठीक है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। तो खालिस्तान क्या है? देखिए, पंजाबी लोग जो है ना, एक नए देश की मांग कर रहे थे। पंजाबी सभी नहीं, जो पंजाबी में भी जो मतलब उग्रवादी किस्म के पंजाबी थे या हैं भी, वो खालिस्तान की मांग करते थे। तो भारत के टुकड़े हो जाए इसके लिए पाकिस्तान इनको भी समर्थन करता रहा। ठीक है, खालिस्तान समर्थक उग्रवादी को गोले बारूद भी दिए थे 1985 से 95 के दौरान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं आईएसआई, ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। अर्थात ये जो एजेंसी है, ये बांग्लादेश और नेपाल में रहते हुए भारत विरोधी कार्यों को क्या करती रहती है? आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, ये पाकिस्तान की एजेंसी है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। सिंध और बलूचिस्तान जो है, ये बेसिकली इस जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान सरकार कहती है कि भारत सरकार ये जो है मेरे यहाँ इस तरह के कार्य करवाती है जिससे ये सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी, इंपॉर्टेंट है ये, नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए, झगड़े हुए, बहुत सारे बहस हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से, मतलब वर्ल्ड बैंक ने मदद पहुंचाया, बीच में मध्यस्थता की और अंपायरिंग किया समझिए, और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर क्या किए? दस्तखत किए। और यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी क्या है? कायम है। ठीक है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद बने हुए हैं। कच्छ के रण में, कच्छ अर्थात जो गुजरात का कच्छ का जो क्षेत्र है, मरुस्थल है, रण में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। ठीक है। तो सर क्रीक को क्या है? देखिए, सर क्रीक सीमा रेखा को बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो सर क्रीक थे ना, वही सीमा रेखा बनाए थे भारत पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इस रेखा सीमा रेखा को बोलते हैं सर क्रीक। कहाँ पे है ये? कच्छ के रण में है, गुजरात के कच्छ के रण में है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सड़क्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा, है ना। तो मुख्य रूप से ये विवाद इसलिए है कि इस क्षेत्र में जो है संसाधन है जिस पर अधिकार करना चाहते हैं दोनों देश। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं का दौर चल रहा है, मतलब बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अंत में बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है, तो उसके जल के बंटवारे को लेकर मतभेद है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि मैप लेकर पढ़ा कीजिए क्योंकि आप गंगा और ब्रह्मपुत्र देखते रहेंगे। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास, क्या है? आप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का प्रदर्शन। ठीक है। तो ऐसे समझिए कि भारत सरकार क्यों बांग्लादेश से नाखुश रहती है, तो उसके पीछे कारण है। पहला कारण क्या बता रहा है? पहला कारण कह रहा है कि अवैध आप्रवास। अवैध आप्रवास क्या होता है? कि वैसे लोग, ठीक है, जो बिना क्या बोलते हैं, वीजा लिए या बिना आदेश के जो है आकर के भारत में बस गए हैं। ठीक है। और ढाका खंडन करती है, मतलब जो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो भारत इससे नाराज है। दूसरा, भारत विरोधी पर इस्लामिक कट्टरपंथी, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो अपनी विचारधारा कट्टर हैं। ठीक है।
जो भारत विरोधी प्रदर्शन को क्या करते हैं, समर्थन देते रहते हैं, है ना। विरोधी प्रदर्शन करते रहते हैं। और उसको समर्थन कौन दे देता है, उसको समर्थन दे देता है कौन, बांग्लादेश। तो इससे भारत सरकार नाराज रहती है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके में, ध्यान समझिएगा, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए पूर्वोत्तर भारत अपना अर्थात अपना जो भारत है, भारत का जो हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उस क्षेत्र में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश ने क्या किया है, इनकार कर दिया है कई बार। तो इससे भी नाराजगी रहती है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने, ढाका जो है वो भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं किया है। तो ये जो फैसले हैं, इन सब फैसलों से तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर, जो म्यांमार है देख रहे हैं, वो बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसी मसले शामिल है। अर्थात प्राकृतिक गैस जो है वो कैसे पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। तो बांग्लादेश तो आपको पता होगा, जो मैप भारत का है उस हिसाब से बांग्लादेश बीचों बीच में आ जाता है, भारत और भारत के जो पूर्वी हिस्से में म्यांमार पड़ता है उसके बीच में। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया इस क्षेत्र से पाइपलाइन ले जाने के लिए। तो इससे भी क्या आई है, दोनों देशों के रिश्तों के बीच में खटास आई है। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर, ठीक है, इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। ठीक है, कौन, भारत सरकार, ये बांग्लादेश कहती है। दादा की तरह कहने मतलब क्या, कि भैया जिसका जो अधिक पावरफुल है और अपना दबदबा जताना चाह रहा हो, ऐसा व्यवहार करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में, चटगांव कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, अर्थात चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ जो विद्रोह हुए हैं उनको हवा देने के लिए बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने, जो बांग्लादेश का प्राकृतिक गैस है उसको भारत सरकार जो है निकाल लिया है। और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप बांग्लादेश क्या करता है, लगाता रहा है। विभेदों के बावजूद, अर्थात इतने सारे मतभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का भी क्या है, हिस्सा है ना। इस एक्ट ईस्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पिछले चैप्टर में ही। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। ठीक है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। ठीक है, क्योंकि फ्लड वगैरह जो इस क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, तो उससे निपटने के लिए दोनों देश साथ मिलकर कार्य करते हैं। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों, मतलब एनक्लेव, मतलब कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में का आदान प्रदान भी किया है। ठीक है, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर, मतलब साझे खतरे मतलब ऐसे खतरे जो दोनों देशों के लिए खतरा हो, इनको पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर, मतलब एक दूसरे के समस्याओं को समझकर सहयोग के दायरे को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, यह भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, मीठा संबंध है ना, और दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार पत्र बोलते हैं पासपोर्ट को, और वीजा के क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, और काम भी कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ प्रेम ही मिलेगा, मनमुटाव भी थोड़े होते हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है, चूँकि भारत का विरोधी रहा है चीन, और कभी-कभी जब नेपाल के साथ चीन के रिश्ते अच्छे होते हैं, तो भारत इसका विरोध जताता है। ठीक है, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो भारत के विरोध करते हैं, उनको नेपाल सरकार जो है ना उनका विरोध नहीं करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। इससे भारत सरकार नाराज रहती है, इससे ही भारत क्या है, नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे, ठीक है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भारत में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए क्या मानती है, खतरा मानती है। चूंकि माओवादी सरकार कहाँ पे है, चाइना में भी है।
तो इस लिहाज से ये माना जाता है कि अगर नेपाल में माओवादी सरकार बनती है तो भारत विरोधी ही कार्य करेगा, जिस प्रकार चाइना कार्य करता है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। ठीक है, कहाँ से? बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। और नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में क्या कर रही है? दखल दे रही है। ठीक है, कहाँ पे लोग सोचते हैं? नेपाल के लोग ये सोचते हैं। ठीक है, और उसके नदी जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए। ठीक है, मतलब जो नेपाल में, नेपाल से जो सारी नदियाँ तो नेपाल से ही आती है, तो उसके नदी के जल और पनबिजली योजना पर भारत सरकार क्या है? आंख गड़ाए हुए हैं। नेपाल के बहुत लोगों का मानना है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर, है ना, भूमि से होकर समुद्र तक पहुंचने से क्या करता है? रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। इस सब के बावजूद, विभेदों के बावजूद, मतभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन को साझा करना एक दूसरे से, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की भी उम्मीद है। ठीक है, तो लोकतंत्र दोनों देश में हो गया तो अब संबंध और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सोच एक जैसी हो जाएगी। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। ठीक है, जब तमिल आबादी, भारत और श्रीलंका के बीच में बात कर रहे हैं आपसे हम, तो जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, से नाखुश हो, एक सेकंड, हाँ, नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय सेना नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। अर्थात ऐसे समझिए कि जब भारत में श्रीलंका में तमिलों पर जब अत्याचार हो और भारतीय नेता शांत बने रहें, तो ये भी सही नहीं है, और ऐसा क्या बोलते हैं कि असंभव सा भी लगता है, क्योंकि भारतीय पर अगर अत्याचार होगा तो भारत चुप कैसे रहेगा? 1987 के सैन्य हस्तक्षेप हुए थे, उसके बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। असंलग्नता मतलब कि अंदरूनी मामलों पर ध्यान न दे, है ना, श्रीलंका के अंदरूनी मामलों पर ध्यान न दे। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर दस्तखत भी किया है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? भैया हम आपके यहाँ जाएंगे आएंगे और टैक्स नहीं लगेगा, व्यापार खुला कर सकते हैं। इससे दोनों देशों के संबंध क्या हुए हैं? मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में 2004 में जो सुनामी आई थी, श्रीलंका में क्या हुआ था? तबाही मच गई थी। तो इससे श्रीलंका उबड़ जाए, इसलिए पुनर्निर्माण के कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देशों के एक दूसरे के करीब आए हैं। ठीक है, भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों, जो पूर्वी भारत में जो उग्रवादी हैं, उग्रवादी उन्हें कहते हैं जो अपनी एक खास विचारधारा को लेकर के, ठीक है, सरकार के विरोध में रहते हैं। और तो ये जो भारत के उग्रवाद, पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले जो उग्रवादी हैं, और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है ना। ये भूटान में जाकर शरण लेते, फिर भूटान, भारत और भूटान के रिश्ते खराब होते, तो भूटान ने कहा कि नहीं, हम भारत से रिश्ते अच्छे रखेंगे, तुम लोग निकलो यहाँ से, है ना। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। पनबिजली अर्थात पानी से बिजली बनाना बोलते हैं। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है ना। हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं? भारत ही देता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं, मतलब अच्छे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ बड़े भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। ठीक है, श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने, मालदीव ने जब आक्रमण को रोकने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी क्या की है? मदद की है। ठीक है, अपने आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है ना, कि बड़े लोग हैं, कब क्या पलट जाएं, है ना। इस तरह से छोटे देश जो है वो शक करते हैं।
दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा मतलब मतलब ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, बेवजह से मतलब कोई ज़्यादा भारत को लॉस फायदा होता नहीं है, लेकिन भारत से वो फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, है ना, कि पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी तो उसका असर पड़ोसी देश पर भी तो पड़ेगा। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में क्या होगी, मौत मिलेगी। ऐसे समझिए कि श्रीलंका में अगर बाहरी ताकतें आएंगी तो भारत पर भी तो असर डाल सकती हैं। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ठीक है, दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल का भूटान से, बांग्लादेश का म्यांमार के बीच, जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर भी क्या है, मतभेद है। अर्थात है समझिए कि बांग्लादेश का म्यांमार से और नेपाल का भूटान से। कैसे? तो देखिए, जो जात नेपाली हैं बेसिकली वो भूटान में जाके बस जाते हैं। ठीक है, तथा जो क्योंकि आसपास में ही देश है, और रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी रोहिंग्या है, वो म्यांमार म्यांमार से आए हैं। आप्रवास के मसले पर तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों में मतभेद बना रहता है। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल के हिस्सेदारी को लेकर भी क्या रहती है, खटपट रहती है बांग्लादेश और नेपाल के बीच। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जो भौगोलिक बनावट है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द मतलब आसपास फैले हुए हैं चारों तरफ। शांति और सहयोग को देखिए, क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को क्या करते हैं, पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं, मतलब दोनों तरफ से हुए हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं, मतलब छोटे स्तर पर भी लोग शांति बनाने का प्रयास किया है। दक्षेस जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, दक्षेस, सार्क इंग्लिश में बोलते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। ठीक है, तो दक्षेस की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि यह सभी देश आपस में दक्षिण एशिया के क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें, है ना, बहुत बहुत सारे स्तरों पर आकर के। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से जो ये मतभेद है, जो विभेद है, इसकी मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते, जिसको साफ्टा कहा जाता है, उस पर दस्तखत किए थे। इससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। ठीक है, कि पूरे दक्षिण एशिया में सभी देश जो है इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार स्थापित कर पाए। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार मतलब क्या होता है पता ही है, बता चुके हैं आपको, खुला व्यापार। दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते, जिसको बोलता है साफ्टा, इसके पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौता पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता, ठीक है, 1 जनवरी 2006 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया। इस समझौता का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले जो सीमा शुल्क है, जो टैक्स है, उसको कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। अब देखिए, अब कोई कैसा भी सोच सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाजार किसका बड़ा है, भारत का बाजार ज़्यादा बड़ा है या छोटे देशों का। ऑब्वियसली बात है, भारत का बाजार ज़्यादा बड़ा है तो फायदा किससे किससे होगा, छोटे देशों को ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सामान बेच पाएंगे। और और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है ना। तो ऐसा लगता है किनको, छोटे देशों को लगता है। भारत ये सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा।
भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। द्विपक्षीय अर्थात दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं खुला। ठीक है, तो साफ्टा की जरूरत क्या है, क्योंकि तीन देश तो ऐसे ही भारत के साथ है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण जो हस्तियां हैं, जैसे फिल्म स्टार हो गया, क्रिकेटर हो गया या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हो गए, दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों को भेंट करते हैं, मतलब मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच जो समस्याएं हैं, भारत और जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनकी समस्याओं को खत्म किया जा सके, मेल मिलाप बढ़ सके। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बार मार्ग खुले हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्र हवा में तो नहीं होगा। चाहे चाहे कोई देश अपने को कोई देश अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश कर ले, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। मतलब कोई चाहेगा कि पाकिस्तान का असर भारत पर न पड़े, भारत कुछ भी करे और उसका असर पाकिस्तान पर न पड़े, तो ऐसा वो संभव तो नहीं है। पड़ोस में है तो असर पड़ेगा ही। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब दो देश हैं, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दक्षिण एशिया की राजनीति में मतलब हमेशा इंटर किए रहते हैं और हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध क्या हुए हैं, बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अगर वो चीन से मिल जाता है तो ऐसे में भारत को भी भारत और चीन के रिश्ते पहले से ही खराब है, तो दो दुश्मन मिल जाएंगे तो ऐसे ही भारत की स्थिति बदतर हो जाएगी, क्योंकि दोनों विरोध में चले जाएंगे। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं, जब से चीन ने अपने और पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो क्या किया, रास्ते खोले तब से। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई है, मतलब खुले द्वार की नीतियां अपनाई गई है। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। ठीक है, अर्थात अमेरिकी बाजार जो है दोनों देशों में इंटर कर रखा है। पाकिस्तान में भी और भारत में भी अमेरिकी प्रोडक्ट बिकते हैं, तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट सीधे सीधे रुचि बनी हुई है भारत पाकिस्तान दोनों में। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में जो दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं उनकी संख्या क्या है, अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी क्या है, भारी भरकम है। इसी कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में शांति बनी रहेगी तभी तो अमेरिका यहाँ शांति से व्यापार कर पाएगा। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग वीडियो यहाँ तक देख कर आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ये वीडियो जो है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो बहरहाल दक्षिण एशिया में संघर्षों की आशंका वाले जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है कि संघर्ष यहाँ किसी भी कहीं भी हो सकते हैं दक्षिण एशिया में, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसकी सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक है। ठीक है, तो देखिए संस्कृति के लिहाज से दक्षिण एशिया भी एक जैसा है, व्यापार भी होता है इस क्षेत्र में। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है कि यहाँ पे क्या होता है, क्या शांति स्थापित बनी रहती है, ठीक है, या ये क्या बन सकता है, या ये संघर्षों वाला क्षेत्र बन के उभरता है। ठीक है, संघर्षों की आशंका वाला क्षेत्र बन के पहचाना जाता है। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगला चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा। धन्यवाद।